नमस्कार। उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी सीरीज चल रही है 30 दिनों में ज्योतिष सीखने की। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने नक्षत्रों पर बात की, कुंडली के 12 भाव होते हैं उन पर बात की, एवं जो हमारा ग्रहों का गोचर होता है उस पर बात की। आज हम बात करेंगे ग्रहों की गति पर। तो प्रिय दर्शकों, हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनकी गति होती है, यानी वह कितने दिन में एक राशि को पार करते हैं। यानी जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में कौन सी राशि में राशियां 12 हैं, उनमें कौन सा ग्रह आता है तो वो कितने दिन तक रहता है, इस विषय की आज बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं पहले सूर्य की। सूर्य ग्रह जो हमारा है वह एक राशि में 30 दिन यानी 1 माह तक रहता है। तीस दिन तक एक राशि में सूर्य का गोचर होता है, यानी जो सूर्य एक राशि का भोग करते हैं वह 30 दिनों में करते हैं। यानी प्रत्येक ग्रह जो है एक राशि में 30 अंश होते हैं, और प्रत्येक ग्रह जो है एक राशि में प्रतिदिन कितने अंश चलता है या एक वर्ष में कितने अंश चलता है, इस पर यह गणना निर्धारित होती है। तो सूर्य जो है एक राशि में, मान लीजिए सूर्य जो है मेष राशि में है, तो वह 1 माह के लिए यानी 30 दिनों के लिए होता। तो यह जो है प्रतिदिन 1 डिग्री चलते हैं, तभी 30 डिग्री की जो चाल इनकी है वह 1 माह में पूरी हो जाती है। अब यदि हम चंद्र की बात करें, दूसरे नंबर पर जो हमारा ग्रह आता है, चंद्र ग्रह जो आते हैं हमारे, चंद्र एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, यानी 2.5 दिन। यह एक राशि में जो चंद्रमा का गोचर है वह 2.5 दिनों का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। 3 नंबर का जो हमारे ग्रह हैं मंगल देव, इन्हें मंगल भी कहते हैं, भूमि पुत्र भी कहते हैं, महिषुत भी कहते हैं, भौम भी कहते हैं। तो जो हमारे मंगल देव हैं इनका गोचर एक राशि में लगभग 57 दिन होता है। 57 दिन। इसको भी हम दोबारा से लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई असुविधा ना हो। चंद्र का गोचर एक राशि में 2.5 दिन। इसको हम हिंदी में भी किए दे रहे हैं। 2.5 दिन यानी 2.5 दिन। यह चंद्रमा का गोचर हो गया एक राशि में। अब हम मंगल देव की बात करें तो एक राशि में इनका जो मंगल देव का गोचर है वह 57 दिन का है, यानी 1 महीने 27 दिन बराबर 1 माह 27 दिन। ये 57 दिन इकट्ठे हमने लिख दिया है, इसी को हमने हिंदी में कर दिया है। यह आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की जो है शंका आपके मन में न रह जाए। अब हम बात कर रहे हैं बुध देव की, जो हमारे चौथे नंबर के ग्रह आते हैं, जिन्हें बुध देव कहते हैं।
बुध देव का गोचर जो है एक राशि में 30 दिनों का होता है, क्योंकि बुध जो है वह अक्सर सूर्य के समकक्ष ही होते हैं। अधिकतर दिनों में यह जो है सूर्य के साथ ही रहते हैं एक ही राशि में। कभी कभी ऐसा हो जाता है ग्रह का गोचर जो है चाल कम या ज्यादा हो जाती है, तो उसके हिसाब से एक आध राशि आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनका जो गोचर का समय है एक राशि में वह 30 दिन है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति भगवान की, जो 5 नंबर के ग्रह हैं। इन्हें गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। तो गुरु भगवान का गोचर जो है वह एक राशि में 1 वर्ष होता है, यानी 361 दिन लगभग 361 दिन का गोचर जो है इनका होता है, यानी 1 वर्ष उसे मान के चलते हैं हम। यह हमारे गुरु का गोचर है। फिर हम बात करते हैं शुक्र देव की, यानी देखिए जो हमारी वैदिक ज्योतिष है उसमें गुरु जो हमारे बृहस्पति देव हैं इन्हें भी गुरु का दर्जा प्राप्त है, एवं जो शुक्र देव हैं उन्हें भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें देव गुरु का दर्जा प्राप्त है, एवं जो शुक्र देव हैं उन्हें दैत्य गुरु का दर्जा प्राप्त है, और इनके अलग अलग कारकत्व भी हैं, उसे भी हम आगे बताएंगे भी। तो जो 6ठे नंबर के हमारे ग्रह हैं जिन्हें हम शुक्र देव के नाम से जानते हैं, इनका गोचर एक राशि में 30 दिनों का। फिर हम बात करते हैं शनि देव भगवान की। 7 नंबर के जो हमारे ग्रह हैं शनि महाराज, शनि महाराज का गोचर जो है, शनि देव को न्याय के देवता भी कहते हैं, और लोग जो है अधिकतर यही समझते हैं कि शनि देव हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव जो है जब इनकी दशा, अंतरदशा या महादशा जो कुछ भी आती है, या 7.5 ढैया इत्यादि आती है, तो होता यह है कि जैसे कपड़ा धुल करके साबुन से गंदगी साफ किया जाता है, वैसे ही हमारे कर्मों को धुल करके हमें फिर से जो है साफ सुथरा कर देते हैं। तो शनि महाराज का गोचर जो है अशुभ माना गया है सांसारिक रूप से, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह गोचर अशुभ नहीं है। तो शनि महाराज का जो गोचर होता है वह एक राशि में 2.5 वर्ष, इनका एक राशि में गोचर 2 वर्ष 6 माह, यानी 2.5 यानी 2.5 वर्ष, और इधर यदि हिंदी में करें तो 2 वर्ष 6 माह, 6 माह। यह हमारा शनि देव का गोचर है। इसे यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे, और या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अब प्रिय दर्शकों, हमारा जो है ये 7 जो हमारे मुख्य ग्रह हैं इनका गोचर हमने बता दिया। अब बात आती है 2 हमारे छाया ग्रह हैं। यह बात आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करता हूं, वह इसलिए क्योंकि जो हमारे राहु देव एवं केतु देव हैं उन्हें किसी राशि का जो है प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। वह जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में बैठते हैं उसके जैसा ही उनका व्यवहार हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ जो 7 मुख्य ग्रह हैं यह हो गए। अब हम बात करते हैं छाया ग्रह की।
तो जो हमारे छाया ग्रह हैं उनमें राहु देव एवं केतु देव की जो है गिनती आती है। अन्य भी हैं जैसे गुलिक इत्यादि हैं, मांद हैं, ये उपग्रहों की गिनती में आते हैं। उसे भी हम आगे आप लोगों को आने वाले समय में बताएंगे। तो जो हमारे राहु देव हैं 7 नंबर के ग्रह, नहीं 8 नंबर के ग्रह जो हमारे हैं वह राहु देव माने गए हैं। राहु देव का गोचर जो है वह एक राशि में एक राशि इनका एक राशि में राहु देव का जो गोचर है वह 18 महीने यानी 1 वर्ष 6 माह, 18 महीने। इतना ही गोचर राहु देव का है यानी 1.5 वर्ष का, और 1.5 वर्ष का गोचर जो है वह हमारे जो 9 नंबर के ग्रह हैं केतु देव। केतु देव भी एक राशि में अठारह महीने। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारे 9 ग्रहों की जो है गति हो गई, यानी भ्रमण काल जो होता है एक राशि में, इनका गोचर जो रहता है। आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि ये ग्रह का गोचर इसमें चल रहा है, फला ग्रह जो है इस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वो यही चीज है प्रिय दर्शकों। अब हम बात करते हैं कि शनि महाराज की ढैया एवं 7.5 के विषय में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो वह किस प्रकार से, उसका तरीका क्या है कि किस प्रकार जो है ढैया एवं 7.5 मानी जाती है या उसे कैसे देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मान लीजिए हमारी 12 राशियां हो गई। इस प्रकार से दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए एक सर्कल है। अब इस सर्कल में प्रत्येक राशि जो है, मान लीजिए यहाँ पे मेष राशि हो गई, फिर यहाँ पर वृष हो गई, यहाँ मिथुन हो गई, 12 राशियां होती, यहाँ कर्क हो गई, कर्क के बाद जो है यहाँ सिंह हो गई, सिंह के बाद यहाँ कन्या हो गई 6 नंबर, फिर यहाँ पर 7 नंबर की राशि हो गई जिसे हम तुला कहते हैं, फिर 8 नंबर की राशि हो गई वृश्चिक, 9 नंबर की राशि जो हो गई धनु, 10 नंबर की मकर हो गई, 11 नंबर की हो गई कुंभ, और 12 नंबर जो राशि है वह मीन राशि हो गई। तो इस प्रकार से 12 राशियां हो गई, हमारी राशियों का चक्र हो गया। तो इस समय जो 2023 में शनि महाराज का गोचर चल रहा है वह चल रहा है कुंभ राशि में। इस समय पर मौजूदा जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुंभ राशि में शनि महाराज का गोचर यानी जो 11 नंबर की राशि होती है यहां पर है। तो इनमें भी प्रत्येक राशि 30-30 डिग्री की जो है होती है। शनि महाराज को पूरा 360 डिग्री चलने में इनको जो है पूरा समय लग जाता है, मान के चलिए 30 वर्ष का, क्योंकि इन्हें मांद भी कहा गया है, मंद भी कहा गया है, और शनै शनै चलते हैं, यानी शनैश्चर भगवान भी यही हैं, क्योंकि शनैश्चर इनका नाम भी इसीलिए पड़ा है। कहते नहीं कि शनै शनै माने धीरे धीरे, बहुत मंद गति के हैं। सबसे मंद गति के ग्रह जो है शनि भगवान हैं। तो ये अच्छा एवं बुरा दोनों प्रकार का फल जो है बहुत देर से देते हैं। तो यहां मान लीजिए हमारे शनि देव आ गए 11 नंबर की राशि में। गोचर के शनि देव मानिए इस समय पर जो है 11 नंबर की राशि में आ गए। अब किसी की जो है मान लीजिए
जहां चंद्रमा कुंडली में बैठा होता, आप लोगों ने देखा होगा एक चंद्र कुंडली बनती है, वह भी आगे आप लोगों को बताएंगे। कुंडली के जिस राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं जन्म के समय, वहीं से जो है हम जन्म राशि निकालते हैं और उसी को हम जो है राशि मानते हैं। जैसे राशि आप लोगों ने देखा होगा पेपर इत्यादि में आता है कि फला राशि का भविष्य इस समय इस प्रकार भविष्य फल चल रहा है या फलादेश हो रहा है। तो मान लीजिए शनि भगवान जो है यहाँ पे हैं, तो इसके एक राशि पीछे और एक राशि आगे, यानी यदि कुंभ राशि में है तो मकर में एवं मीन में दोनों जगह पे 7.5 चल रही है और तीसरा जो जहां पे है वहां तो चल ही रही है, यानी 3 राशियों में एक साथ 7.5 होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पीछे की जो एक राशि है जिसे हम मकर कहते हैं, मान लीजिए ये शनि महाराज यहाँ भी बैठ सकते, कहीं पर भी जहां बैठे होंगे कुंडली में, उससे ठीक एक राशि पीछे और एक राशि आगे, और जहां पे बैठे हैं वहां पे तीनों जगह 7.5 का प्रभाव होता है। अब इसमें फर्क क्या होता है कि यहाँ जो पीछे वाली राशि होती है इसमें उतरती हुई 7.5 है और इसमें चढ़ती हुई 7.5 है, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो है 5 वर्ष भोग लिया है। 2.5 वर्ष तो इस राशि में रहे, वो हो गया 2.5 वर्ष इस राशि में, इससे एक राशि जब पीछे थे तो भी चल रही थी, और जब यहाँ आगे एक राशि में आएंगे तो 2.5 वर्ष उसके हो जाते हैं। माने एक जिस राशि में बैठे हैं उसका 2.5 वर्ष क्योंकि एक राशि में गोचर करते हैं, तो 2.5 वर्ष उस राशि का जहां पर वो बैठे हुए हैं, और उससे पहले जब वो पीछे वाली राशि में थे तभी इनकी 7.5 जो है शुरू हो गई थी, मान लीजिए, तो 2.5 वर्ष उसका हो गया। और जब इस राशि से गोचर करके ये मान लीजिए एक राशि आगे यानी मीन में पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी जो है 2.5 वर्षों तक, जब तक इस राशि से यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक जो है शनि महाराज का प्रभाव पिछली राशि में रहता है। तो इस प्रकार से जो है 7.5 होती है। और ढैया किसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ जब जो है इस राशि में मान लीजिए नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जब बैठे तो अभी 2.5 वर्ष तक प्रभाव जो है यहाँ रहेगा, तो इसकी ढैया मान लीजिए, इसकी ढैया मान लीजिए। इस प्रकार से जो है ढैया एवं 7.5 का विचार होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारा ढैया एवं 7.5 का जो है विचार था कि किस प्रकार से देखते हैं। अब हम बात करते हैं लग्न देखने की। कुंडली में जो हमारा लग्न होता है, आप लोगों ने सुना है, कल जो हमने वीडियो पिछले भाग में बनाया है तो उसमें हमने लिख करके बताया था कि जो ये कुंडली का पहला भाव इसे लग्न कहते हैं। तो लग्न किस प्रकार निकालते हैं, यानी कौन सी राशि जो है लग्न में उदय हो रही है, यह देखा जाता है। तो इसके लिए आप लोग सबसे सरल तरीका तो ये है कि आप लोग पंचांग में देखिए, जिस तारीख में व्यक्ति का जन्म हुआ और जिस समय पर जन्म हुआ है, तो पंचांग में जो पत्रा आता है उसमें रहता है कि फला महीने में आज फला तिथि फला तारीख को सूर्य का गोचर इस राशि में हो रहा है, या ये राशि जो है इस समय पर चल रही है, तो उससे निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका एक और होता है कि जिस तारीख का जन्म समय हो, मतलब जिस तारीख को जातक का जन्म हुआ है उस तारीख में देखिए कि सूर्य उदय कितने बजकर कितने मिनट पर हुआ, ये दूसरा तरीका है। तो सूर्य उदय जब आप देखते हो, आजकल तो मोबाइल से भी मालूम पड़ जाता है, पंचांग से भी मालूम पड़ जाता है, सूर्योदय स्पष्ट दिया रहता है पंचांग आदि में, और मोबाइल में भी सूर्योदय का समय दिया रहता है। तो सूर्य उदय से जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो दिन के जो 24 घंटे होते हैं, क्योंकि ज्योतिष की जो गणना होती है, ज्योतिष की गणना जो है रात के 12 बजे से नहीं बदलती है। ज्योतिष की गणना 24 घंटे माने सूर्य, आज का जो, जैसे आज मान लीजिए सुबह का सूर्योदय हुआ, तब से लेकर के जो कल सुबह का सूर्योदय होगा, यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक की जो होती है ज्योतिष की गणना उस पर चलती है। तो प्रिय दर्शकों, मान लीजिए आज सुबह किसी का आज जन्म हुआ दिन में 12 बजे। अब यदि 12 बजे जन्म होता है और आज सुबह सूर्योदय जो स्पष्ट था, तो वो मान लीजिए 6:15 पर हो रहा था,
तो आप उसमें 2-2 घंटे का जो है चले आइए भाव देते हुए, जोड़ते हुए, तो 6:15 से 2 घंटे मान लीजिए एक राशि हो गई सूर्योदय वाली राशि। यानी जिस दिन जो ग्रह वार होता है, वार के दिन पहली होरा जो होती है, होरा देखने का भी इसी प्रकार एक नियम और लग्न स्पष्ट निकालने का भी यही नियम है। तो सूर्योदय की समय जो राशि उदित हो रही थी वो 2 घंटे रहती है। यानी 6:15 पर यदि सूर्योदय हुआ है तो 8:15 बजे तक एक राशि हो गई, फिर 10:15 बजे तक दूसरी राशि हो गई और 12:15 बजे तक तीसरी राशि। यानी 12:15 बजे तक ये तीसरी राशि चल रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति का जन्म जो है वह दूसरी राशि में ही हुआ, क्योंकि जब तक 12:15 नहीं यानी 12:15 नहीं होगा तब तक चौथी राशि स्टार्ट नहीं होगी। तो उसमें यह देख लीजिए कि फला राशि के समय जो है यह राशि चल रही थी, उस समय इस व्यक्ति का जन्म हुआ है या इस बच्चे का जन्म हुआ है, उससे लग्न स्पष्ट आदि निकाल लेते हैं। हाँ, यदि आप लोगों को इसमें भी कठिनाई हो रही है कि अगर आपको ऐसा लगता कि निकालना कठिन है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में बताइएगा, वो हम जो है जोड़ करके दिखा देंगे कि किस प्रकार जो है इसको बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे के विषय पर, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो इसे भी हमें देखना रहता है कि आप लोग वीडियो देखते समय उब जाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब तो ये हमारा हो गया लग्न निकालने का। अब हम बात करते हैं ग्रहों का कारकत्व, जो बेसिक कारकत्व होता है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे सूर्य देव हैं 1 नंबर, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। आत्मा कारक। चंद्र जो है यह पिता के भी कारक है और बहुत से कारकत्व आते हैं, लेकिन यह हम बेसिक केवल बता रहे हैं। सूर्य जो है शरीर में सिर के, हड्डियों के, दाहिनी आंख के, पिता के, आत्मा के, इन चीजों के कारक होते हैं। लेकिन हम केवल अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं। वह तो जब हम कुंडली बताना शुरू करेंगे आप लोगों को तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी आप इतना केवल समझिए, किसी प्रकार का भटकाव ना हो, ये आप लोगों को आसान हो जाएगा याद करने में। तो सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं। 2 नंबर पे जो चंद्रदेव आते हैं, चंद्रदेव जो है मन के कारक हैं। मन के कारक जो है चंद्रदेव हैं। अब मंगल देव की बात करें हम 3 नंबर पे जब, तो मंगल देव हमारे जो है साहस के कारक हैं। अब इसमें यदि आगे और विषय बढ़ाते हैं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोगों में भटकाव भी हो जाएगा। नहीं तो जो जैसे चंद्र हैं ये मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। और जो है चंद्र, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या है, 15 दिन घटते हैं तो 15 दिन बढ़ते हैं, तो यही प्रभाव इनका। यदि मान लीजिए कृष्ण पक्ष में किसी का जन्म होता है तो उसका अलग प्रभाव होगा, और शुक्ल पक्ष में हुआ है तो उसका अलग प्रभाव होगा, क्योंकि तिथियों का असर भी जो है जातक के ऊपर जरूर आता है। लेकिन ये सब विषय अभी ना बता करके हम आप लोगों को सिर्फ जो है बेसिक बता रहे हैं। तो मंगल देव जो है साहस के कारक हैं। फिर 4 नंबर पर जो बुध देव हैं वह बुद्धि के कारक हैं। बुध देव जो है बुद्धि के कारक हैं। गुरुदेव जो बृहस्पति देव हैं यह ज्ञान के कारक हैं। अब इसमें एक चीज ये भी समझना है आप लोगों को कि ज्ञान अलग चीज हो गई और बुद्धि अलग हो गई।
बुद्धि जो है तार्किक होती है और ज्ञान जो है स्थायी होता है। बुद्धि चंचल होती है लेकिन ज्ञान जो है चंचल नहीं होता है। तो इस प्रकार यह एक अलग विषय हो गया, खैर उस पर बात नहीं करेंगे। आप केवल इतना समझिए कि बेसिक क्या है। तो गुरु जो है वह ज्ञान के कारक हैं। शुक्र जो है, शुक्रदेव जो है, शुक्रदेव हमारे भोग विलास के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं। इसे सीधे शब्दों में यदि कहें तो विलासिता के कारक हैं। विलासिता में प्रिय दर्शकों बहुत सी चीजें आ जाती हैं। विलासिता में धन संपत्ति वाहन इत्यादि बहुत कुछ आ जाता है। स्त्री आ जाती है, जेवरात आदि आ जाते हैं, तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो विलासिता शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया है क्योंकि धन से ही जो है सारी चीजें आ जाती हैं। धन से आपको जो है वाहन मिलता है, धन से मकान बनता है। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए, चाहे शुक्रदेव को समझिए वो धन के कारक हैं, चाहे उन्हें समझिए विलासिता के कारक हैं या भोग विलास के कारक हैं। तो शुक्रदेव जो है विलासिता के कारक हैं। स्त्री कारक भी हैं शुक्रदेव। बहुत सारी चीजों का कारकत्व होता है, लेकिन अभी आप केवल बेसिक समझिए। अब बात करें हम शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज जो है 6 नंबर, शनिदेव महाराज हमारे जो है वह दुख के कारक हैं। अब दुख से आप यह भी मत समझ लीजिएगा कि शनि महाराज हमेशा दुख ही देते हैं, ऐसा नहीं है। कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ वह भी देखना जरूरी होता, क्योंकि जैसे मान लीजिए शनि महाराज को आपने देखा कि दुख के कारक हैं, तो जब शनि महाराज उच्च के होंगे तो दुख के कारक नहीं होंगे। शनि महाराज अपने घर में यदि हैं तो दुख के कारक नहीं होंगे। इनके ऊपर कोई ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही हो तब दुख के कारक नहीं होंगे। तो शनि महाराज जो है, अभी आप बेसिक ये समझिए कि दुख के कारक हैं। यह जो है प्रिय दर्शकों हमारे जो 7 ग्रह मुख्य हैं उनका कारकत्व है। इसमें राहु एवं केतु देव को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि राहु देव एवं केतु देव जो होते हैं वह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं वो छाया ग्रह हैं, तो वो अपना प्रभाव अलग दिखाते हैं। हाँ, रिश्तों में ये कारकत्व जरूर रखते हैं कि जैसे केतु देव जो है दादा के, उसके नाना के कारक हो जाते हैं, तो राहु देव जो है दादा के कारक हो जाते हैं। इस प्रकार उनका कारकत्व अन्य चीजों में है, परंतु राशियों का प्रतिनिधित्व उन्हें नहीं प्राप्त है, तो इसलिए अभी आज उनको हम नहीं बता रहे हैं। वह जब कुंडली का विषय बताएंगे तो कुंडली वाले विषय में हम जरूर बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का विषय आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को कोई जो है अस्पष्टता, यानी आप लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी विषय को लेकर के कि यह हम नहीं समझ पाए, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य सूचित कीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।